नमस्कार, सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। सबसे पहले मैं अपने शिक्षकों को प्रणाम करता हूं, जिनकी बदौलत मैं खुद आज एक शिक्षक बन पाया, और उन सभी शिक्षकों को मेरा शत शत नमन, जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक मुझे ज्ञान प्रदान किया, मुझे इस लायक बनाया कि मैं दूसरों को ज्ञान दे सकूं या कुछ बता सकूं। तो उन सभी शिक्षकों को मैं प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए और उनसे आशीर्वाद मांगता हूं। और सभी अपने छात्रों को, जिनकी वजह से मेरी आज कुछ पहचान हो पाई है समाज में, तो उन सभी छात्रों को जो मुझसे जुड़े हुए हैं, उन सभी को मैं बहुत बहुत अपना आशीर्वाद और प्रेम समर्पित करता हूं। उनके प्रति मैं अपनी भावनाएं व्यक्त करता हूं कि छात्र अगर मेरे जीवन में न होते तो शायद मेरी कोई पहचान न होती। तो छात्रों, आपको बहुत ढेर सारा प्यार, मेरी शुभकामनाएं। इसके बाद मैं आज के वीडियो में, ये मैंने ब्लैक बोर्ड पर भी थोड़ा शुभकामना, क्या है, ये मेरी आदत में है कि कोई भी स्पेशल डे होता है तो मैं उसको जब छात्रों के बीच आता हूँ तो ब्लैक बोर्ड पर लिख देता हूँ। तो वही मैं आज अपने शब्दों को यहाँ ब्लैक बोर्ड पर लिखा है। हैप्पी टीचर्स डे। सारे शिक्षकों को, जितने भी शिक्षक हैं इस दुनिया में, सभी को मैंने शुभकामनाएं दिया है। अब इसके बाद मैं अपने टॉपिक पर आ जाता हूँ। काइंड्स ऑफ सेंटेंस हम लोगों ने पढ़ा था बेस्ड ऑन एक्सप्रेशन, मीनिंग के बेस पर या एक्सप्रेशन के बेस पर, अपने भावों को व्यक्त करने के आधार पर। वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं। असर्टिव, जिसमें कोई स्टेटमेंट हो, कथन हो, किसी के बारे में कोई जानकारी दी जाए, वो असर्टिव है। और दूसरा टाइप है जब किसी से कोई प्रश्न पूछा जाए किसी भी संबंध में, तो प्रश्नवाचक वाक्य जिसे कहते हैं, वो इंट्रोगेटिव होता है। थर्ड कैटेगरी है सेंटेंस की इम्परेटिव सेंटेंस, जिसमें हम किसी को कोई आदेश देते हैं, तुम ऐसा कर लो, तुम वहाँ चले जाओ, तुम ये करो, है ना, या किसी से निवेदन करते हैं कृपया आप ऐसा कर दीजिए, है ना। तो ये इम्परेटिव सेंटेंस हुआ। फोर्थ कैटेगरी है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें हम अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, किसी के प्रति अपनी शुभकामना व्यक्त करते हैं, या किसी के प्रति नाराज होते हैं तो बुरी कामना व्यक्त करते हैं। ये फोर्थ कैटेगरी हो गया। फिफ्थ एंड लास्ट कैटेगरी है जब हम इमोशंस के साथ अपनी फीलिंग्स को सेंटेंसेस में शो करते हैं। हम जब बहुत दुखी होते हैं या बहुत खुश होते हैं या क्रोधित होते हैं, तो वो हमारे शब्दों में झलकता है। तो ऐसे वाक्य, या हम बहुत आश्चर्यचकित होते हैं, तो ऐसे वाक्यों को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं, हिंदी में विस्मयादिबोधक। तो इन सभी वाक्यों का परिचय लिया था हमने पिछले वीडियो में। आज हम स्ट्रक्चर यानी संरचना के आधार पर, या इसको एक और शब्द यहां पर हम यूज कर सकते हैं, फॉर्मेशन। फॉर्मेशन माने होता है निर्माण। निर्माण यानी एक वाक्य से अनेक वाक्य बनना, या कई सारे वाक्य जोड़कर एक वाक्य बनाना। तो इस तरह से इस आधार पर, या निर्माण के आधार पर, फॉर्मेशन के बेस पर कितने प्रकार के वाक्य बनाए जा सकते हैं, वह हम देखेंगे। आज उसका परिचय लेंगे। अभी ये केवल मैं अभी एक रिव्यू कर रहा हूं, या एक प्रकाश डाल रहा हूं, बच्चों को आपको एक परिचय करा रहा हूं। अभी डिटेल स्टडी नहीं चल रहा है। अब इसके बाद एक एक करके हर टॉपिक में डिटेल जो हो। तो यहाँ पर फॉर्मेशन के बेस पर तीन कैटेगरी है, पहले भी बताया गया था। सिंपल सेंटेंस, दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस, और थर्ड है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस।
सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सिंपल माने आसान या सरल। इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। अ सेंटेंस विच हैज अ सिंगल सब्जेक्ट एंड अ सिंगल वर्ब। जिस सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट यानी एक ही कर्ता हो, यानी कहने का मतलब कर्ता कौन होता है, जिसके बारे में सेंटेंस होता है, इसके बारे में बात बताई गई होती है, कोई नाउन या प्रोनाउन होता है, तो वह एक ही होगा और वर्ब भी एक ही होगा। यानी मेन स्ट्रक्चर इसका क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, है ना। अब इसमें बहुत सारे टाइप के वर्ब हैं, बहुत सारे टाइप के सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट में कोई नाउन, किसी का नाम हो सकता है, कोई प्रोनाउन ही, आई, वी, यू, दे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। वी यानी वर्ब, क्रिया, है ना। एक एग्जाम्पल इसका लिख लेता हूं, ही प्लेस क्रिकेट। यहां मैंने एक सेंटेंस लिया है, यहां एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट है। ही प्लेस क्रिकेट। कंपाउंड सेंटेंस। एक एग्जांपल और ले लेता हूं, यहां निगेटिव भी ले लेता हूं, थोड़ा समझना ठीक रहेगा। राम डिड नॉट गो टू स्कूल। पास्ट का, मैंने एक प्रेजेंट का सेंटेंस ले लिया, एक पास्ट का। राम डिड नॉट गो टू स्कूल, राम स्कूल नहीं गया। अब यहाँ आप ज़्यादा परेशान ना होइए कि और सेंटेंस हो सकते हैं, आप केवल इन दो पर फोकस करिए। ये दोनों सिंपल हैं। सिंपल में अफर्मेटिव नेगेटिव किसी भी प्रकार का हो सकता है, यहाँ इंपरेटिव भी आ सकता है। पांचों जो टाइप मैंने बताए वो सारे सिंपल के हैं टाइप। अब उन्हीं पांचों को आपस में अलग अलग प्रकार से जोड़ करके हम कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये जो है सिंपल से ही ये बनता है और इसी सिंपल से ही कॉम्प्लेक्स बनता है। अंतर क्या है, कुछ विशेष प्रकार के जोड़ने वाले शब्द होते हैं जिनका प्रयोग करने पर ये बनेगा कंपाउंड। ये मैं फार्मूला भी बताऊंगा, थोड़ा यहां समझ लें कंपाउंड सेंटेंस क्या है। When one or two or more than two or more simple sentences are combined with coordinate conjunction, ब्लैक बोर्ड पर हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, छोटे अक्षर हैं, थोड़ा सा जूम करके प्रयास करिएगा। और फिर भी मैं पढ़ रहा हूं, अगर ना दिख रहा होगा तो। व्हेन टू यानी दो या दो से ज्यादा, मोर यानी ज्यादा। जब दो से भाई जोड़ेंगे दो सेंटेंस तो दो तो कम से कम होना चाहिए, एक सिंपल और एक सिंपल। उनके बीच में जब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आएगा तब जब वे जुड़ेंगे तो कंपाउंड सेंटेंस कहलाएंगे। यानी सेंटेंस कंपाउंड होगा कि कॉम्प्लेक्स, ये इस पर डिपेंड करता है कंजंक्शन पर। अगर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होंगे, अब प्रश्न ये आ रहा है कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या, ऐसे कंजंक्शन माने कौन, जोड़ने वाले शब्द। अभी वो भी आपके सामने रखेंगे। ऐसे शब्द जो किन्हीं दो वाक्यों को इस प्रकार जोड़ें कि उनका अर्थ एक दूसरे पर निर्भर न करें, दोनों अपना फ्री सेंस दें, यानी दोनों स्वतंत्र अर्थ दें।
एक दूसरे पर डिपेंड ना हो। ऐसे कंजक्शन कौन कौन से हैं भी आपके सामने रखूंगा मैं। तो ऐसे कंजक्शन से जुड़े हुए सेंटेंस जो है कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। कंपाउंड मतलब ऐसा सेंटेंस जिससे जुड़े हुए जो क्लॉज हैं वो एक दूसरे पर निर्भर ना हो, अपना फ्री अर्थ दें अलग अलग। जैसे कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन कौन से, एज एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी को लेकर, ही प्लेज क्रिकेट बट आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। मैंने एक और सेंटेंस ले लिया, चूंकि ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। एग्जाम्पल जब मैं लिया तो ये नहीं ध्यान दिया, ये दोनों अलग अलग हैं। दोनों आपस में इनमें क्या है कि राम अलग हो गया, ही अलग हो गया, और दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं। ये भी हो सकता है, जोड़ सकते हैं इसको भी, लेकिन थोड़ा सा अर्थ एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अलग हो जाएगा। मतलब एक दूसरे से कोई जुड़ाव न रहेगा तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमने एक और सेंटेंस लिया, यहाँ ही प्लेस क्रिकेट लिया, और उसके बाद एक सेंटेंस मैंने इसमें और जोड़ा है, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। उसी से थोड़ा संबंधित है। वह क्रिकेट खेलता है लेकिन मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। कोई बता रहा है कि वह क्रिकेट खेलता है लेकिन मैं क्रिकेट नहीं खेलता। तो यहां ही कोई पर्सन है, वो क्रिकेट खेलता है, ठीक है, अपना वो पूरा अर्थ दे रहा है, लेकिन मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, ये भी अपने आप में पूरा है। अपने मीनिंग के लिए इस पर बिल्कुल निर्भर नहीं है। अगर हम बट से दोनों को अलग कर दें सेंटेंसेस को, तो दोनों अपना अलग अलग अर्थ देते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। ये कि इसको छोड़ देंगे तो ये अपना अर्थ नहीं दे रहा है। तो ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया। राम went to market and he bought a new shirt। राम बाजार गया और उसने एक नई शर्ट खरीदा। राम went to market एक सेंटेंस हो गया। and he bought a new shirt ये दूसरा सेंटेंस हो गया। दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कहाँ है, नहीं है। तो ऐसे कौन से कंजक्शन आप देख रहे हैं, दो मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिए, दोनों में एक में एंड आया है, एक में बट आया है। थोड़ा इसको मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि यहाँ एग्जाम्पल बताना थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं ऐसे कंजक्शन लिख दे रहा हूँ जिनका यूज होता है कंपाउंड सेंटेंस में, कोऑर्डिनेट कंजक्शंस। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, थोड़ा सा संक्षेप में कौन कौन से होते हैं। इसमें भी 2-3 कैटेगरी है, लेकिन मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, एंड, और, बट, नॉर, अदरवाइज, एटसेट्रा। एंड, और, बट, नॉर, अदरवाइज। और भी कुछ है, अभी मुझे जितने ध्यान आ रहे हैं मैंने लिख दिया। तो ये ऐसे शब्द हैं, एंड माने और माने अथवा। मतलब और का यूज कहाँ करेंगे, जहां पर चॉइस दी जाती है। क्वेश्चन पेपर में जो बच्चे इसको पहचान रहे होंगे, जब क्वेश्चन पेपर में 2 क्वेश्चन होते हैं उसमें से कोई अथवा शब्द आप सुने होंगे। अथवा, बच्चे जो इंग्लिश में थोड़ा वीक होते हैं लेकिन अथवा शब्द जानते हैं। अथवा माने कि ये करो अथवा ये करो, ऑप्शन में रहता है। तो जहां पर 2 ऑप्शन या 2 से ज़्यादा ऑप्शन हो, उसमें से कोई भी एक आप चुन सकते हो, वहां पर आर का यूज़ करते हैं। लेकिन अदरवाइज का यूज़ कब होता है, जहां पर आपको 2 ही ऑप्शन हो और उसमें से आपको ये चूज़ करना है अथवा ये चूज़ करना है, थोड़ा कंडीशनल है अदरवाइज। तो अदरवाइज का अर्थ अन्यथा है। मतलब जब हम किसी को कहते हैं कि तुम या तो पढ़ाई करो या कि घर का काम करो, डू योर स्टडीज, अदरवाइज हेल्प एट होम, अपने पढ़ाई करो या कि घर पर मदद करो। बट लेकिन जहां पर अपेक्षा के अनुरूप रिजल्ट ना मिले, काम जो किया जाए उसके विपरीत रिजल्ट हो, किसी ने मेहनत किया लेकिन पास नहीं हुआ, ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड,
अपोजिट रिजल्ट जहां मिले वहां बट का यूज करते हैं। 9 वाक्य होते हैं वो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। आप इनको पहचान लीजिए, देख लीजिए, ये जब भी किसी सेंटेंस में मिलेंगे मतलब वो कंपाउंड सेंटेंस। ठीक, अब इसके बाद अगला है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें और भी कंजक्शन है, उनको भी लिखे दे रहा हूं। आइदर और, ये पेयर है, ये दोनों एक साथ आएंगे लेकिन अलग अलग जगह पे जुड़ेंगे। नाइदर नॉर एटसेट्रा, नॉट ओनली बट आल्सो, है ना, एज बोथ एंड, ऐसे कई कंजक्शन। अब इस पे, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कॉम्प्लेक्स मीन्स होता है हिंदी में जटिल, कठिन। कठिन ये क्यों कहलाते हैं? कठिन कॉम्प्लेक्स इसलिए कहलाते हैं कि इसमें सिंपल सेंटेंस जो जुड़ते हैं आपस में, फिर उनको अगर अलग किया जाए कंजक्शन से तो वो अपना कंप्लीट अर्थ नहीं देते, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। उसमें एक मेन क्लास होता है और अदर जो है सबऑर्डिनेट क्लास होते हैं। अ सेंटेंस which is made by combining two or more simple sentences with subordinate conjunctions। ये इधर ध्यान दीजिएगा, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। सबऑर्डिनेट का मतलब ही है कि जो, सबऑर्डिनेट का मतलब अधीन होता है। अधीन, कोई किसी के अंडर में काम करता है, किसी के अधीन में या किसी के अधिकार के अंतर्गत, तो वह उसका सबऑर्डिनेट कहलाता है ना। तो सबऑर्डिनेट माने जो निर्भर हो, वो सबऑर्डिनेट कहलाता है। और यहां पर क्या अर्थ है? एक ऐसा सेंटेंस जिसमें 2, 3, 4 जितने भी भाग हैं उसके, उसमें एक मेन होगा। जैसे घर में एक मुखिया होता है, संस्थान में एक प्रिंसिपल होता है, स्कूल या कॉलेज में एक ही प्रिंसिपल होते हैं, उनके सबऑर्डिनेट बहुत सारे टीचर या कर्मचारी होते हैं। घर में जैसे मेन जो मुखिया होगा वो एक ही होगा, बाकी सब उसके सबऑर्डिनेट होंगे या बात को मानने वाले होंगे। उसी तरह सेंटेंस में भी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी एक ऐसी व्यवस्था होती कि एक जो है क्लास ऐसा होगा कि जिसके ऊपर सारे डिपेंडेंट क्लास होंगे, अपना वो अर्थ उससे जुड़ करके ही पूरा करेंगे। ऐसा कैसे हो जाता है? जब कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा जुड़ गए, यानी यहाँ पर भी पूरा रोल इसी कंजक्शन का ही है, ये आप समझ के चलिएगा। सबऑर्डिनेट कंजक्शन यानी ऐसा कंजक्शन जो किसी वाक्य को इस प्रकार जोड़े कि वो वाक्य पहले वाले के अधीन हो जाए, तो वह सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाता है। ऐसे कंजक्शन पहले हम लोग देखेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे। सबऑर्डिनेट कंजक्शंस कितने हैं? बहुत सारे हैं, कुछ मैं यहाँ लिख रहा हूँ। दैट, सो दैट, और एक सो दैट इस प्रकार भी होता है। सिंस, फॉर, एज, येट, because,
और हमारे जो क्वेश्चन वर्ड हैं वो भी कंजक्शन का काम करते हैं। व्हेन, व्हाइल, व्हेन, हाउ, व्हाट, एटसेट्रा, और बहुत सारे कंजक्शन हैं। इसमें कुछ को मैंने रखा है यहाँ पर, बहुत सारे भी बचे हुए नहीं रखे, यहाँ क्लासीफाई भी नहीं किया हूँ। तो ये कंजक्शन जिन सेंटेंसेस में होंगे वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल अभी देखते हैं तब समझ में आएगा। दूसरा सेंटेंस जो हमने लिखा था सिंपल सेंटेंस में, उसको मैं ले रहा हूं। He was sick. एक एग्जाम्पल मैंने यहां लिया है, यहां पर दो सेंटेंस है। He did not go to school. वह स्कूल नहीं गया क्योंकि वह बीमार था। Because he was sick. अगर इसको आप हटा दीजिए, ये मेन क्लॉज है, ये क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। और ये क्या है? कंजक्शन। कौन सा कंजक्शन है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन। इसके यहां जुड़ जाने के कारण इसके पहले ये पूरा इसका अधीन हो गया, क्योंकि वह बीमार था। इतना बस पढ़िए तो अधूरा लगता है, स्पष्ट है। क्योंकि वह बीमार था, इसका क्या मतलब है? मतलब ये किसी चीज़ का कारण बता रहा है। किसका कारण बता रहा है? वह स्कूल नहीं आया, वह स्कूल नहीं गया। ही डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वॉज सिक। देख रहे हैं यहाँ पर एक हिंदी में वाक्य लिखा हुआ है, जब तुम सो रहे थे मैं पढ़ाई कर रहा था क्योंकि अगले दिन मेरी वार्षिक परीक्षा थी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने प्रकार के वाक्य हैं। एक ये वाक्य हो गया जब तुम सो रहे थे, एक सिंपल सेंटेंस। मैं पढ़ाई कर रहा था, दूसरा सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस मैंने आपको बताया है कि सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा, उसके अलावा जो बचा वो सब फिर दूसरा सेंटेंस। अगर दूसरा सब्जेक्ट मिल रहा है आपको सेंटेंस में एक के अलावा, तो वो फिर वहाँ सिंपल सेंटेंस नहीं, या तो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ जो ये शब्द है जब, जब, तब, क्यों, कैसे, ये ऐसे शब्द हैं कि ये कॉम्प्लेक्स में होते हैं, कंपाउंड में नहीं। आप एक चीज सोच रहे होंगे, सर यहां तो कोई कंजक्शन नहीं है, कामा है। ये मेन क्लॉज है, इसी पर ये डिपेंड है और इसी पर ये भी डिपेंड है। मैं पढ़ाई कर रहा था, ये रीजन बता रहा ना क्यों कर रहा था। डिपेंडेंट ये है ना कि ये डिपेंडेंट है। एक दूसरा व्यक्ति सो रहा है और एक व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कोई सो रहा है कि क्या, कैसे। क्यों पढ़ाई कर रहा है? क्योंकि अगले दिन मेरी वार्षिक परीक्षा थी। ठीक है, अब इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा? इसका ट्रांसलेशन दो प्रकार से बन सकता है। एक प्रकार ये है कि जो शुरू में है इसको आप शुरू में ही रहने दीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम शुरू में कर दें, मेन क्लॉज को बाद में कर दें, उसमें मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये जरूर है कि अगर हम कंजक्शन वाले क्लॉज को या सबऑर्डिनेट क्लॉज को जो अधीन है उसको हम शुरू में जब करेंगे, तो जब मेन क्लॉज आएगा तो उसके बाद फिर कामा लगा रहेगा मेन क्लॉज के पहले। मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज अगर पहले हो गया तो मेन क्लॉज फिर आएगा तो बीच में कामा रहेगा। तो यहां पर ये ध्यान दीजिए, ये सबऑर्डिनेट है
और ये भी सबऑर्डिनेट है। कुछ छात्र सोच रहे होंगे सर आप कैसे बता दिए, कोई लॉजिक होना चाहिए, आप जिसको मन हुआ उसको बोल देंगे कि सबऑर्डिनेट है, जिसको मन होगा उसको बोल देंगे मेन। ऐसा नहीं, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, ये सेंटेंस खुद बोल रहे हैं। ये जब जो शब्द लगा हुआ है ये कंजक्शन है, यहां जो क्योंकि लगा हुआ है ये कंजक्शन है, और जिस सेंटेंस के शुरुआत में कंजक्शन होगा, सबऑर्डिनेट कंजक्शन होगा, वही सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। कंजक्शन इसके पहले लगा है तो इसको थोड़ी सबऑर्डिनेट बोलेंगे, इसी को बोलेंगे। यहां कंजक्शन किसके पहले लगा, इसके पहले लगा है, ये पूरा सबऑर्डिनेट हो गया, ठीक है, ये मेन हो गया, इसके पहले कोई कंजक्शन नहीं है, ये मेन क्लॉज है। अब ट्रांसलेशन बनाने का तरीका, हम इसको भी शुरू में कर सकते हैं, फिर ये, या कि हम ऐसे ही बनाएं ट्रांसलेशन जैसा लिखा हुआ। चलिए देख लेते हैं। व्हेन, अब यहां टेंस पर ध्यान दीजिएगा, सो रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस, यू है, यू के साथ वर हो जाएगा, व्हेन यू वर स्लीपिंग। अब यहां कामा रहेगा ही, क्योंकि मेन क्लॉज जब बाद में आएगा तो वो अपना स्पेशल है, उसको कोई डिस्टर्ब ना करे, उसका अपना अलग चेंबर रहेगा, उसके आसपास कंजक्शन नहीं रहेगा, मतलब बाद में रहेगा, आगे नहीं होगा उसके। यहां हो जाएगा आई, फिर ये वाज, अब रहा है तो ये आईएनजी लगेगा वर्ब में, है ना, डूइंग माई स्टडी, ये माई अपने से जोड़ना पड़ेगा, है ना। अब यहां कंजक्शन है क्या, बिकॉज, दूसरा क्लास शुरू हो गया, सबऑर्डिनेट क्लास, थर्ड क्लास। वैसे टोटल कितने क्लास हो गए, 1 2 3, बिकॉज। अब ये ध्यान दीजिएगा, अगले दिन लिख सकते हैं आप यहां शुरुआत में, अगले दिन भी, लेकिन ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम को बताने वाला एडवर्ब, ये सबसे लास्ट में होना चाहिए, लेकिन आप शुरू में लिखोगे तो फिर कामा लगाना पड़ेगा, तो बार बार कामा लगाने से कंफ्यूज हो गए। आप सीधे जो नेक्स्ट नाउन है उसको लिखिए, क्या, माई एनुअल एग्जाम्स अब यहां एक बात और है, यहां पर एनुअल एग्जाम्स कोई सब्जेक्ट नहीं है कि उसके साथ आप वर्ब लिखेंगे। अब यहां थोड़ा सा सेंटेंस को बनाना पड़ेगा अपने हिसाब से, क्योंकि यहां पर इस तरह हम लिख देंगे होना था या होनी थी, ताकि सेंटेंस थोड़ा अरेंज करते बने, क्योंकि अगले दिन मेरी वार्षिक परीक्षा होनी थी। माई एनुअल एग्जाम्स टू बी हेल्ड ऑन द नेक्स्ट डे। यहां एक चीज छूट गया, वर टू बी हेल्ड ऑन द नेक्स्ट डे। हाँ, यहां पर हम 10 से ज्यादा क्लास पर गौर करेंगे। अभी एक क्लास ये हो गया व्हेन यू वर स्लीपिंग, ठीक है, जब तुम सो रहे थे। आई वॉज डूइंग माई स्टडी, मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था। बिकॉज माई एनुअल एग्जाम्स वर टू बी हेल्ड ऑन द नेक्स्ट डे, ठीक है। क्या है कि यहाँ पे पैसिव वॉइस है, अंडरस्टूड है, छिपा हुआ है, तो पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो अंडरस्टूड रहता है, ऑब्जेक्ट पहले आता है, इसलिए पैसिव फॉर्म में यहाँ हमको लिखना पड़ा, ये है ना। सब्जेक्ट यहाँ है नहीं, वार्षिक परीक्षा थोड़ी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो मैं हूँ, इसलिए यहाँ पर ऐसे मैंने बनाया माई एनुअल एग्जाम्स टू बी हेल्ड ऑन द नेक्स्ट डे, ठीक है। तो यहाँ पर ये गौर करिए कि 3 सेंटेंस यहाँ जुड़े हैं, इसमें ये मेन क्लॉज है, आई वॉज डूइंग माई स्टडी,
because on the next day my annual exams were to be held. When you were sleeping I was doing my study because on the next day my annual exams were to be held. ठीक है, और इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत बड़ा हो, इसलिए मैं चर्चा को अब यहीं पर रोकूंगा और इसी तरह छोटे छोटे वीडियोस में आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा। क्या है कि बड़े वीडियोस में बच्चे बोरिंग फील करने लगते हैं। वैसे तो अगर एक टॉपिक लेके चला जाए अच्छे से तो 40 मिनट भी कम पड़ते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में बताऊंगा हर वीडियो में। तो बच्चों इसको आप देखिएगा। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, शुरू में नहीं कह पाता हूँ कि आप जो बच्चे इस तरह के ग्रामर की क्लास अटेंड करना चाहते हैं, ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं मुझसे, वो कमेंट्स में क्वेश्चन भी कर सकते हैं मुझसे ग्रामर से संबंधित। और जल्द ही फेसबुक पे भी मैं अवेलेबल होऊंगा कुछ समय बाद, है ना। तो तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।